हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 7 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स एंड फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। हमारे पास दो तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एक होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसका ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो भी प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के वो करेंगे, और लास्ट में ऑर्गेनाइजिंग की एडवांटेजेस को डिस्कस करके ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो नॉट वेस्टिंग योर मच टाइम, तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम अगर बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की, ये चैप्टर आप अपनी +2 में कवर अप करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपको वर्जन मिलेगा थोड़ा सा एडवांस वर्जन मिलेगा एज़ कम्पेयर्ड विद योर +2। तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइज करना, दैट मीन्स इसके अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। उनको एक आप कह लीजिए कि प्रॉपर ऑर्डरिंग कर देना, मतलब कि जैसे आप घर पे क्या करते हो, इतना सारा सामान होता है लेकिन आप उसको क्या करते हो, प्रॉपरली एडजस्ट करके रखते हो ताकि घर पे किसी भी तरह का खलेरा ना मचे। सेम इज़ द केस विद ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सबका क्या कर दिया जाता है, और एक गोल को अचीव करना होता है। वो गोल क्या होता है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है या कोई सेट टारगेट होता है वो अचीव कर। उस सेट टारगेट को अचीव करने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो गए या और किसी भी तरह के रिसोर्सेज हो गए, उनको आप प्रॉपरली एडजस्ट करके रख देते हो ताकि आप अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, जो आपका सेट गोल है उसको आप अचीव कर सको। क्लियर? तो वर्ड जो ऑर्गेनाइजिंग है ये डिराइव्ड हुआ है कौन से वर्ड से, ऑर्गेनिज्म के वर्ड से, ठीक है। विच मीन्स दैट यूनिट विद मेनी पार्ट्स एंड ईच पार्ट ऑफ इट इवन दो वर्किंग इंडिपेंडेंटली हैज़ अ डेफिनाइट रिलेशनशिप विद द मेन यूनिट। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट ऑर्गेनिज्म होता क्या है, ठीक है, एक यूनिट है। जैसे अब ह्यूमन बींग्स हैं, ये भी ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर भी क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और जैसे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, फुट्स हैं, सब कुछ है, और सभी का काम डिफरेंट होता है। हाथ का काम कुछ होगा, पैर का काम कुछ होगा, इस तरह से, लेकिन सबका आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपको पता है, एक भी चीज़, सपोज आपका हार्ट फेल हो जाता है तो आपकी बॉडी वर्क करना बंद कर देती है। किसी का दिमाग फेल हो जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है, तो उसका भी क्या होता है, बिल्कुल ही बॉडी जो फंक्शंस है वो नहीं परफॉर्म कर पाती, क्योंकि सब का आपस में क्या है, इंटर रिलेशनशिप है। हमें भी पता है ऑर्गेनाइजेशन में इतने एम्प्लॉयज़ होते हैं, इतनी सारी पोस्ट होती हैं, सबका काम अलग होता है। प्रोडक्शन वाले का काम अलग होगा, उसके अलावा फाइनेंस वाले का काम अलग होगा, मार्केटिंग वाले का काम डिफरेंट होगा, सेल्स वाले का काम डिफरेंट होगा, लेकिन सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर फाइनेंस वाला पैसा नहीं देगा तो प्रोडक्शन वाला काम कैसे करेगा। तो इसी तरह इसकी अगर एक काम रुका तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन नहीं होगी, तो सेल कैसे करोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर एक में भी किसी भी तरह की गड़बड़ आती है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्ट करेगी। हमने ऐसा नहीं होने देना। अपनी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है कि जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सके, अचीव हो सके, और इसी एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर स्टूडेंट्स हम दो डेफिनेशंस करेंगे। आपको मैं अभी भी बताऊँ, डेफिनेशन और मीनिंग का मतलब क्या होता है। मीनिंग को आप अपने शब्दों में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स आप अपने अकॉर्डिंगली वर्डिंग्स दे सकते हैं। बट व्हेन यू आर राइटिंग डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब है किसी पर्सन ने दी हुई है। जैसे आप देखेंगे कि डेफिनेशन के आगे हमेशा नाम होता है, तो हम इनकी वर्डिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं आती या पेपर में नहीं याद आ रही डेफिनेशन जो आपने याद की थी, तो अवॉइड करें लिखना, ठीक है। लेकिन अगर तुम प्रॉपरली श्योर हो कि हाँ हैनी ने ये बोला था, हेमन ने ये बोला था, तो तभी आप लिखिए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम दो डेफिनेशन की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू हेनी
एंड सेकेंड वन इज़ अकॉर्डिंग टू हाइमन। अगर हेनी की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक हारमोनियस एडजस्टमेंट्स हैं किनकी, ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका एडजस्टमेंट करना ताकि मैं कॉमन पर्पस को अकम्प्लिश कर सकूं या उनको अचीव कर सकूं। क्लियर? नेक्स्ट कम्स अकॉर्डिंग टू दी हाइमन। हाइमन क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, डिफाइन करना एंड ग्रुपिंग दी एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरप्राइज, कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, उनको पहले तो क्या करना, डिफाइन करना, दैट मीन्स उनकी नेमिंग करनी, उसके बाद उनको ग्रुप कर देना। मतलब ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं, जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटी होती है उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जैसे प्रोडक्शन के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको प्रोडक्शन में डाल दिया, फाइनेंस के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको फाइनेंस में डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, इस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप। अब वी ऑल नो दैट कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप, कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, क्या उसके जो हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करी है क्या उसके पास उसकी अथॉरिटी है कि नहीं है। तो जो ये हमने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, ये भी किसके अंदर, ये किसके अंदर आता है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट कम्स दी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमारे पास कुल मिलाकर कुछ एक आप कह लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अब हम क्या करेंगे, डिस्कस आउट करेंगे। तो सबसे पहले है कि डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क जो है आप कह लीजिए एक बेसिस है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का। कैसे? अब आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना डिवीजन, काम को टुकड़ों में बांटे बिना नहीं चल सकती। डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने काम को टुकड़ों में बांट देना। इंटायर वर्क जो भी है बिजनेस का, उसको वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, और वर्क ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, और आगे हर डिपार्टमेंट का वर्क भी सब डिवाइडेड होता है, ठीक है, सब वर्क्स में डिवाइड हो जाता है। इन दिस वे, ठीक है, जो सभी इंडिविजुअल हैं उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है और वो रैपिडली उस काम को करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेशलाइजेशन का जो स्पेशलाइजेशन भी उस पर्टिकुलर काम में अचीव कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइजिंग की वो यही है कि अगर मेरे को अपनी बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइज करना है, बिजनेस को एडजस्ट करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, काम को टुकड़ों के बीच में क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेशन। अगला जो करेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन का वो कोऑर्डिनेशन है। हमने काम को टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, डिफरेंट पर्सन्स को डिफरेंट वर्क से अलॉट कर दिए गए, बट जो एम है सभी पर्सन का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो क्या है, दैट मीन्स द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन का जो वो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या करे, वो अचीव करे। और वो कैसे अचीव करेंगे, एक प्रॉपर अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होगा, प्रॉपरली डिफाइन करेंगे कि किस पर्सन को क्या काम करना है, कितने टाइम में करना है, वो पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब। क्लियर? नेक्स्ट कम्स दी प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स। प्लूरलिटी का मतलब क्या होता है, आपने अपनी इंग्लिश के अंदर भी करे थे सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर का मतलब क्या होता था, सिंगल, और प्लूरल का मतलब क्या होता था, मोर देन वन, ठीक है। तो प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, ग्रुप है बहुत सारे लोगों का, जो सभी लोग क्या होते हैं, असेंबल होते हैं किसी एक कॉमन पर्पस के लिए, ठीक है। और एक इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकता, हमें बहुत सारे लोगों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, और वो सभी लोग काम करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ, विद प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, और जिससे क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर there are various parts of an organization with various different functions to perform। अब देखिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पार्ट्स हैं, बहुत डिपार्टमेंट्स होंगे, प्रोडक्शन होगा, फाइनेंस होगा, सेल्स होगा, मार्केटिंग होगा, R&D डिपार्टमेंट होगा, सभी के डिफरेंट फंक्शंस होंगे। लेकिन
ऑर्गेनाइजिंग, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, सबका जो आप कह लीजिए मोटिव है वो पर्सनल मोटिव तो चलो है ही है, लेकिन जो मेन है उनका होना चाहिए एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए कि सपोज़ आप एक एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो आप काम क्यों कर रहे हैं, उन्होंने आपको क्यों रिक्रूट किया है, कि आप अपना योगदान देकर, कंट्रीब्यूशन देकर जो उस कंपनी का आप कह लीजिए मोटिव है उसको आप अचीव करवाने में क्या करें, उनकी सहायता करें। नेक्स्ट कम्स दी वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या कर देते हैं, प्रॉपर पोस्ट क्रिएट कर दी जाती हैं कि किस बंदे के अंदर कौन सा पर्सन क्या करेगा, काम करेगा। इसके अंदर हम अगर किसी पर्सन को क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, बट जब तक उसके पास अथॉरिटी नहीं आएगी वो कैसे उस काम को प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल मैनर में कंप्लीट करेगा। तो हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो बंदा अपने हिसाब से अच्छे से काम करे और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करवाया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट कम्स दी ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ढांचा है, और इसके अंदर किस चीज़ का ढांचा है, रिलेशनशिप्स का। रिलेशनशिप्स का यहाँ पर मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप डिसाइड करेंगे हु विल बी दी सुपीरियर, हु विल बी दी सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट कौन से सुपीरियर को क्या करेगा, अकाउंटेबल होगा, ठीक है, आंसरेबल कौन से सुपीरियर को होगा। तो एक प्रॉपर क्लियर कट में रिलेशनशिप क्या किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स नो डाउट हर जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, चाहे वो प्लानिंग है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग है, चाहे वो डिफरेंट अदर फंक्शंस की भी बात करें, सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बट ऑर्गेनाइजेशन को मशीन ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। मशीन का काम क्या होता है, मशीन का काम क्या होता है कि एक जैसे अब हमारी बॉडी का मशीन क्या हो गया, हार्ट है जो पंप करता है ब्लड, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है और हमारी बॉडी क्या होती है, प्रॉपरली चलती है। तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह लीजिए एक तरह का मैनेजमेंट का मशीन है, क्योंकि अगर मैंने एडजस्टमेंट्स ही नहीं करी, डिवीज़न नहीं किया काम का, पोस्ट नहीं क्रिएट करी, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो किस तरह से मेरा जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाएंगे। तो इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को मशीन ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट कम्स दी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। वाई दे हैव कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन जो है बिजनेस में तो चाहिए ही है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी चाहिए होती है, इस वजह से इसको यूनिवर्सल प्रोसेस बोला। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है, जो हर जगह एप्लीकेबल हो। आप घर पर ही देख लीजिए, आप अपने घर पे सामान को प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखते हैं, हर काम सभी में बटा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से बोला गया है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो सिर्फ बिजनेस इंटरप्राइजेस के अंदर ही एप्लीकेबल होगी। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। नेक्स्ट कम्स ही ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। अगला जो है इसका करेक्टरिस्टिक्स जो लास्ट है दैट इज़ दी डायनामिक प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ रिलेटेड है, पीपल के साथ, नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमें इसी के अकॉर्डिंगली चेंज लेकर आना ही पड़ता है। कई बार हमें नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ सकती हैं, पर्सन छोड़ के जा रहा है, उसकी जगह मतलब किसी भी तरह के डिफरेंट वेज की तरह हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से इसको बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन एक डायनामिक प्रोसेस है, इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। क्लियर हो गया। ये तो थी करेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइजिंग की। अब हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहला क्या है, फटाफट से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले है और नोइंग दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव्स एंटरप्राइज के पता होने चाहिए। सपोज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि वो ये है टारगेट कि हमें इस मंथ के एंड तक 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट कम्स दी डिटर्मिनिंग दी वेरियस एक्टिविटीज़। अब हमने वो 1000 जो यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, उसके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को डिटर्मिन करेंगे कि हम कहाँ से रॉ मटेरियल लेंगे, ठीक है, परचेजेस कैसे होंगी, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, प्रोडक्शन कैसे होगी, उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे होगी, पैसों की अरेंजमेंट कैसे करेंगे, रिसर्च अकाउंट्स के रिलेटेड, रिसर्च के रिलेटेड, अकाउंट्स के रिलेटेड, स्टॉक को किस तरह से आपने संभाल के रखना है, एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट, बड़े सारे
एक्टिविटीज़ हैं जो आप क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे। उसके बाद आप करोगे ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आप सभी एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दोगे। ग्रुपिंग का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो सेम नेचर की एक्टिविटीज़ होंगी ना, उनको एक डिपार्टमेंट में डाल दोगे। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है और परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है, दोनों परचेज के रिलेटेड हैं, तो किसके अंदर आ जाएंगी एक्टिविटीज़, परचेज डिपार्टमेंट के अंदर। उसी तरह से एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्स हो गया, किसके रिलेटेड है, मार्केटिंग के रिलेटेड, तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दोगे। इसी तरह से फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग एंड और जैसे कुछ भी कौन से सोर्सेज से फाइनेंस लेना है, ये सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। तो जो सेम नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उनको ग्रुपिंग करके उनको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कम्स डिटर्मिनिंग द की एक्टिविटीज़। जो की एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, उनको भी आप क्या कर लोगे, डिटर्मिन कर लोगे, ताकि उनके ऊपर स्पेशल अटेंशन दी जा सके। नेक्स्ट कम्स असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब हमने सभी आफ्टर डिफाइनिंग द वेरियस एक्टिविटीज़ into various departments and sub-departments and having determined the activity that each individual is expected to perform, his responsibility is fixed। अब देखिए, जब मैंने सभी जो एक्टिविटीज़ थी उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और सब डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया और ये डिटर्मिन कर दिया कि कौन सा पर्सन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर देंगे कि हाँ, ये जो बंदा है उसकी ये रिस्पॉन्सिबल है, वो इस काम के लिए लायबल है, इस काम के लिए अकाउंटेबल है। ठीक है। नेक्स्ट कम्स डेलीगेटिंग। अब मैंने बंदे को बोला कि तू इस काम के लिए लायबल है, अगर तूने नहीं करा तो तेरे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बट वो तभी कर पाएगा ना अगर उसके पास उस काम को करने की पावर भी हो। फिर हम क्या करेंगे, अथॉरिटीज़ को क्या कर देंगे, डेलीगेट कर देंगे। क्लियर, पावर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कि वो अपनी पावर के हिसाब से डिसीज़न ले सके, ताकि बाद में उसका जो सेट टाइम है उसके अंदर वो उन टारगेट्स को अचीव कर सके। नेक्स्ट कम्स डिफाइनिंग द इंटर रिलेशनशिप। हम इंटर रिलेशनशिप क्या कर देंगे, पर्सन्स के बीच में इस्टेब्लिश कर देंगे। इंटर रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा कि कौन सा पर्सन किस पर्सन के अंडर काम करेगा। ए बंदे के अंदर कौन से बंदे आएंगे और वो पर्सन्स किसको अकाउंटेबल होंगे, दैट मीन्स सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप हम क्या कर देंगे, इस्टेब्लिश कर देंगे। और लास्ट इज़ प्रोवाइडिंग राइट इन्वायरमेंट। अगर राइट इन्वायरमेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो अपने सेट टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उनको राइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। फटाफट से जल्दी से रिकॉल करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के सभी पॉइंट्स को। सबसे पहला है नोइंग दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी इंटरप्राइज। जो भी इंटरप्राइज है उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या करेंगे, पहले सारे के सारे उनकी ऑब्जेक्टिव्स की जानकारी लेंगे, फिर सभी एक्टिविटीज़ को डिटर्मिन करेंगे, उसके बाद सभी एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, फिर की एक्टिविटीज़ को डिटर्मिन किया जाएगा, फिर असाइनिंग करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर अथॉरिटीज़ डेलीगेट पावर को डेलीगेट किया जाएगा, फिर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन डिफाइन किया जाएगा, और लास्ट में क्या था, एक अच्छा इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट किया जाएगा ताकि एक ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ की हो सके। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कम्स दी फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो 2 कैटेगरीज में डिफाइंड है। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल एंड सेकेंड वन इज़ इनफॉर्मल। अब बात की जाए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है, it refers to the organization structure which is designed by the management to accomplish a particular task। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो कौन डिज़ाइन करता है, मैनेजमेंट डिज़ाइन करती है ताकि पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश किया जा सके। ठीक है, तो मतलब कि डेलिब्रेटली क्रिएट किया है, मैंने जानबूझकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ढांचा बनाया है ताकि मेरा जो एक पर्टिकुलर टास्क है वो अकम्प्लिश हो सके, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वो है हमारे पास, इट इज़ डेलिब्रेटली क्रिएटेड,
जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, डेलिब्रेटली क्रिएट किया जाता है ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आप कह लीजिए ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सक्सेसफुली हम अचीव कर सकें. It is based on rules and procedures. In a formal organization, it is necessary to observe these. के अंदर हम proper rules and procedures के ऊपर क्या है हमारा formal organization based है, ठीक है. नेक्स्ट इज इट इज़ इम्पर्सनल. इसके अंदर पर्सनल फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता है, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट कम्स दी अथॉरिटी. अथॉरिटी किसके साथ कनेक्टेड है, विद द ऑफिस और पोस्ट एंड मूव्स फ्रॉम द अबव टू डाउनवर्ड्स. अथॉरिटी टॉप से बॉटम के अंदर क्या करती है, मूव करती है. प्रॉपर और किसके ऊपर बेस्ड है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर बेस्ड है. नेक्स्ट कम्स डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप. इसके अंदर जो इंटर रिलेशनशिप है वो भी क्या होता है, डिफाइंड होता है. ये क्लियर रिलेशनशिप को क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है. हर बंदे को पता होता है कि उसका सुपीरियर कौन है, ठीक है, और उसका सबऑर्डिनेट कौन है, किस बंदे को उसने क्या करना है, रिपोर्ट करना है, कौन और सबको अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. नेक्स्ट कम्स इट इज़ मोर स्टेबल. इसके अंदर जो भी चेंजेस हैं, ठीक है, अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन changes cannot be introduced according to the desire and needs of the individual, therefore it is more stable. स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉयज़ के हिसाब से चेंजेस नहीं लेकर आए जाते, किसी के डिज़ायर या विश के हिसाब से चेंजेस नहीं. जैसे आप कई बार बोल रहे नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं होती, जैसे घर पर आप इजीली क्या कर लेते हो, चेंजेस को कर लेते हो क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि आपकी विश नहीं है इस काम को इस तरीके से करने की तो आप उसको चेंज कर दोगे, नहीं. जब ऑर्गेनाइजेशन की मेन अथॉरिटीज़ को लगेगा कि हाँ भी चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, उसी केस में वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेंगे. एज सच एम्प्लॉयज़ के बेसिस पर वो चेंजेस नहीं करेंगे. इसी वजह से जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मोर स्टेबल मानी गई. क्लियर हो गया. नेक्स्ट कम्स दी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स क्या होती है, इट रेफर्स टू द नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल इन द वर्क सिचुएशन टू मीट द पर्सनल नीड्स. बिल्कुल ऑपोजिट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से. फॉर्मल में हम डेलिब्रेटली क्या करते हैं, एक ढांचा बनाते हैं, इसमें अपने आप बन जाता है, ठीक है. नेचुरल ग्रुपिंग्स अपने आप नेचुरली ग्रुपिंग्स हो जाती है. जैसे आप सपोज कोई काम कर रहा है तो आपका वहाँ पर एक सर्कल बन गया, फ्रेंड सर्कल, तो वो अपने आप नेचुरल ग्रुपिंग हुई है. क्यों हुई है, क्योंकि आप सब वहाँ एक ही सेम प्लेस पर काम कर रहे थे और वहीं आपकी बातचीत शुरू होगी और आपका एक ग्रुप फॉर्म हो गया. तो इस तरह की जो ग्रुपिंग होती है दैट इज़ नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या है, दोबारा से मीनिंग पढ़ते हैं. इट रेफर्स टू द नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल इन द वर्क सिचुएशन टू मीट द पर्सनल नीड्स. पर्सनल नीड्स को मीट करने के लिए जो नेचुरल ग्रुपिंग लोगों की होती है दैट इज़ नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज़ इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड. ये जानबूझकर नहीं क्रिएट की जाती, अपने आप हो जाती है. सपोज ABCD डिफरेंट सिटीज़ से थे ये चारों बंदे. दिल्ली में इनकी जॉब लगी एक ही कंपनी के अंदर, ठीक है, बिल्कुल अननोन थे बिफोर ज्वाइनिंग. जब ज्वाइनिंग हुई तो ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गया, इनका अपना ABCD का ग्रुप बन गया. तो दिस इज़ नॉट डेलिबरेटली, अपने आप होगी, नेचुरली ग्रुपिंग होगी. नो रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर्स, कोई रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं होते इसके अंदर, ठीक है. नेक्स्ट इज इट इज़ पर्सनल. इट इज़ बीइंग पर्सनल मीन्स इंडिविजुअल्स अपनी जो फीलिंग्स वगैरह है वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. अथॉरिटी, इसके अंदर भी जो अथॉरिटी है दैट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम और इट कैन मूव हॉरिजॉन्टली टू, क्योंकि हमें लेवल का नहीं पता होता ना इसके अंदर. नो डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप, इसके अंदर कोई भी रिलेशनशिप डिफाइंड नहीं होता. जो लोअर लेवल का एम्प्लॉई है उसका जो टॉप लेवल के पर्सन के साथ अच्छे गुड रिलेशन हो सकते हैं. लैक ऑफ स्टेबिलिटी, इसके अंदर स्टेबल नहीं होता, अपने अकॉर्डिंगली वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट कम्स नो प्लेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर भी इनफॉर्मल का कोई प्लेस नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी सिस्टमेटिक मैनर में काम नहीं होता.
इनसिस्टमैटिक चलता है, देयरफॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो प्लेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। स्टूडेंट्स, ये तो था आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कम्स द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम फटाफट से प्रिंसिपल्स, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पर इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, तो हम फटाफट से प्रिंसिपल्स को करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। The success of an organization is measured by the success of its objective. So the objective of the organization should be clearly defined so that every part of the organization starts moving towards its attainment. तो क्या है यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब कि वी ऑल नो दैट, ठीक है, वेरियस ऑफिसेज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, सबके डिफरेंट एम्स होते हैं, बट दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। मैंने ये बात स्टार्टिंग में भी बोली थी। हमारे बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, हमारे बिजनेस के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, हमारे बिजनेस के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है। सबका काम एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, बट सब काम क्यों कर रहे हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, एक यूनाइटेड ऑब्जेक्टिव के लिए। तो वो यूनाइटेड ऑब्जेक्टिव उनका क्या है, टू अचीव दी, जैसे या अर्न करना, प्रॉफिट को अर्न करना हो सकता है, या इस मंथ का टारगेट या क्वार्टर का टारगेट हो सकता है कि हमें 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करके सेल्स का भी सेम टारगेट हो सकता है। इस तरह से ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स हो सकती है जो उनको अचीव करने हैं, जो कि डिफरेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किसी का कोई हो सकता है किसी, लेकिन वो सब क्यों काम करते हैं, ताकि इन ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जाए, अचीव किया जाए। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से आपको इस्टेब्लिश करना, ये हम ऑर्गेनाइजिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं कि अगर मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजिंग साउंड और आइडियल रखनी है अपने बिजनेस के अंदर, तो उसके क्या रिक्विजिट्स हैं, ठीक है, क्या उसके आप कह लीजिए बेसिस हैं जिनको फॉलो करके ही हम एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन का प्रिंसिपल होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन का प्रिंसिपल कैसे अचीव होगा कि हम काम को टुकड़ों में बांट देंगे, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, हर पर्सन को सेम टारगेट बार बार करवाएंगे, जिससे वो उसमें क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल अचीव होना चाहिए, तभी मतलब आपस में सभी डिपार्टमेंट्स में तालमेल होना चाहिए। जब तालमेल बैठ जाएगा तो वो जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने में बहुत सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है, सक्सेसफुली उस टारगेट को वो अचीव कर पाएंगे, और हमारा ऑर्गेनाइजिंग साउंड कहलाएगी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल्स ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर क्या है कि अगर एक बंदे को हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, हम सभी बंदों को काम दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल भी उनको बना रहे हैं कि आप इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन पैरिटी होनी चाहिए। अगर एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो ही शुड बी गिवन एन इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी टू डिस्चार्ज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उस बंदे के पास अगर उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करनी है तो उसके पास इक्वल अमाउंट की क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी भी होनी चाहिए। ही शुड बी गिवन एन इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी टू डिस्चार्ज दैट responsibility. Clear? Next comes the principle of absoluteness of responsibility. इसका क्या मतलब है students? A superior can delegate authority to his subordinates for work performance, but by doing so he cannot evade his responsibility. अब आपका सपोज हेड है, ठीक है, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट का मैनेजर है, उसने आपको काम दे दिया कि ए बंदा ये काम करेगा, बी बंदा ये काम करेगा, सी बंदा ये काम करेगा, ठीक है, आप सभी ने अपना काम कर दिया, लेकिन जो आप सभी उसको क्या हो, अकाउंटेबल हो, उस प्रोजेक्ट मैनेजर जो जिनका नाम मिस्टर राम है, ठीक है, आप उन मिस्टर राम को क्या हो, अकाउंटेबल हो, जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं। लेकिन जो ऑब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उस पर्टिकुलर काम की, वो किसकी रहेगी, मिस्टर राम की।
अब जो कंपनी है वो मिस्टर राम से ही पूछेगी कि हाँ भी मिस्टर राम आप बताइए कि ये पर्टिकुलर काम अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। क्लियर हो गया। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि जो सुपीरियर पर्सन होगा, जो हायर अथॉरिटी वाला होगा, वो एक्सेप्शनल डिसीजन खुद लेगा। दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट डिसीजन खुद लेगा, और जो डेली के टास्क होंगे या डेली के डिसीजन होंगे वो डिस्चार्ज कर देगा किनको, अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं कि वो अपने लेवल पे ले सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स ओवर विच अ सुपीरियर कैन एक्सरसाइज सक्सेसफुल कंट्रोल। अब यहाँ पर देखिए, जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स मतलब कि एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स होंगे। अब यहाँ पर ये है कि जो बंदा है, सपोज ए है, उसके वो एक प्रोजेक्ट का मैनेजर है, तो वो कितने बंदे अपने अंडर अच्छे से हैंडल कर सकता है। सपोज बंदा एक है, उसके नीचे 1000 बंदे तुमने रख दिए कि तू 1000 बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर है, तो नहीं, वो अकेला इतने बंदों को हैंडल नहीं कर सकता। तो आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल चेक करना है। दैट मीन्स आपको ये मेक श्योर करना है कि एक पर्सन कितने पर्सन्स को अपने अंडर अच्छे से हैंडल कर सकता है, ताकि उसकी एफिशिएंसी भी ख़राब ना हो और जो नीचे उसके काम कर रहे हैं वो भी एफिशिएंटली उसको रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी वी ऑल नो दैट कि चेंजेस होते रहते हैं, तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो ईजिली उन चेंजेस को एब्जॉर्व कर ले। नेक्स्ट कम्स द प्रिंसिपल ऑफ फुल क्लैरिटी। हर एम्प्लॉई को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की फुल क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर वो क्लियर ही नहीं होगा, सपोज आई एम नॉट क्लियर, मैं कहीं पर काम कर रही हूँ, मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई मुझसे किसी भी तरह की क्वेरी कर रहा है लेकिन मैं उस क्वेरी को अच्छे से हैंडल ही नहीं कर पा रही, तो उस बंदे के दिमाग में भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा। तो हमें करना क्या है कि हमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको हर चीज़ क्लियर करनी है, हर चीज़ के बारे में बताना है। तो प्रिंसिपल ऑफ फुल क्लैरिटी में ये है। नेक्स्ट काम से प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। इसका क्या मतलब है कि वर्कलोड जो है, जितने भी पर्सन्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके वर्कलोड के अंदर प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदे को बहुत काम दे दिया, एक को बिल्कुल भी काम नहीं दिया, तो हमें प्रॉपर और वो अंडर यूटिलाइजेशन हो गया उस एम्प्लॉय का, और जिसको बहुत काम दे दिया उसका ओवर यूटिलाइजेशन हो गया। ओवर यूटिलाइजेशन वाले का क्या होगा, गलतियों के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमें बैलेंस मेंटेन करके चलना है कि हर एम्प्लॉय के पास उसके हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली क्या हो, काम हो। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड तो हम सभी को मालूम है, ये हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। दैट मीन्स कि एक बंदे को एट ए टाइम एक बंदे से ही, एक सुपीरियर से ही डायरेक्शन मिलनी चाहिए। अगर 4-5 बंदे उसको डायरेक्शन दे रहे हैं तो वो कन्फ्यूजन की स्टेट में आ जाएगा कि किसकी माने किसकी ना माने और किस तरह से उस पर्टिकुलर काम को करे। नेक्स्ट काम से स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल में स्केलर चेन होनी चाहिए, जो टॉप से बॉटम हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कौन उसका सुपीरियर है, कौन हायर अथॉरिटीज़ पर है। क्लियर हो गया। मतलब एक स्केल से, एक चेन से वो बाउंड होने चाहिए। नेक्स्ट काम से प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है दैट शुड बी सिंपल, सो दैट हर एम्प्लॉय को, हर इंडिविजुअल को पता हो उसकी पोजीशन के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। देयर शुड नॉट बी एनी हिंड्रेंस इन दी, सपोज वी ऑल नो दैट कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, डायनामिक है, किसी भी तरह की दुर्घटनाएं, घटनाएं घटित होती रहती हैं, अकर्ड होती रहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड बी दैट कि कंटिन्यू हो, कुछ भी हो तो ऐसा नहीं है कि काम वहीं पर स्टॉप हो जाए, नहीं। जैसे वी ऑल नो दैट एक कंपनी के केस में भी आपने लाइन सुनी थी जब आपने अपनी +2 के अंदर कंपनीज अकाउंट पढ़ा था। एक लाइन थी, अ person may go but companies goes forever. Same is the case with organization too. कुछ भी हो, किसी भी तरह का इवेंट अक्कर हो, बट आपके काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह का हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रेगुलर चेक्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि एक बंदे का काम दूसरा
चेक रखें, ताकि एक निगरानी रहे कि वो पर्सन अच्छे से काम कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें जिसमें लागत कम आए, प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहे। तभी हम जो एफिशिएंट मैनर में कहेंगे कि हमने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। इसके अंदर क्या है कि द प्रिंसिपल सीक्स टू इवॉल्व ऑल दोज पर्सन्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट, मतलब मैक्सिमम इंक्लूजन रखे सभी एम्प्लॉयज़ का। ऐसा किसी एम्प्लॉय को ना लगे कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, और सभी एम्प्लॉयज़ उनकी राय लें जब भी आप डिसीज़न, कोई भी बड़ा डिसीज़न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले रहे हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि हम जो डिसीज़न ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारे प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजिंग के, या आप इनको कह सकते हैं रिक्विजिट्स एक आइडियल और साउंड ऑर्गेनाइजिंग के। अब हम बेनिफिट्स की बात करेंगे कि अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग करती हूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एडजस्टमेंट करती हूँ एलिमेंट्स का, तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या इम्पोर्टेंस है, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है, इससे मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एक गुड और बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा तो मैनेजर्स जो हेल्प करेगा मैनेजर्स को उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, इजीली वो कंट्रोल कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, तो इससे उनकी एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज़ होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज का भरपूर तरीके से इस्तेमाल होगा, हम उनको ऑप्टिमम मैनर में क्या कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। एक साउंड कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर क्लियर होगा ना, कौन सा पर्सन किस बंदे को रिपोर्ट करेगा, तो इसकी वजह से साउंड कम्युनिकेशन इजीली पॉसिबल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और तालमेल बिठाना भी इससे क्या होगा, ईजी होगा ऑर्गेनाइजिंग से। ठीक है, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि काम हम क्या करेंगे, टुकड़ों में बांट देंगे, डिवीजन ऑफ वर्क होगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होगी। बिजनेस को एक्सपांड इजीली कर पाएंगे, क्योंकि पहले से ही स्मूथली है ऑर्गेनाइजेशन, पहले से ही स्ट्रक्चर अच्छे से मेंटेन है, तो ज़्यादा चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। करेक्ट प्रैक्टिसेस को चेक रखा जाएगा, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि हमने एक बंदा रखेंगे हर पर्सन के ऊपर जो उसके काम को चेक करेगा। एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई रहेंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर भी क्या होगा, कम होगा। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर का मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि कितने एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं। ह्यूमन रिलेशंस बेटर होंगे ऑर्गेनाइजिंग की वजह से, क्योंकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे और किसी भी तरह के कॉल की या लड़ाई झगड़े के चांसेस कम होंगे। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगर हमें पता लगता है कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय काम ढंग से नहीं करेगा, तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उस बंदे को ट्रेंड करें उस काम में, ताकि वो आगे से उस काम को अच्छे से परफॉर्म करे। डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडिया, जैसे हमने एक लास्ट प्रिंसिपल करा था, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, तो हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉयज़ को कहेंगे कि आप भी अपनी राय दो इस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से न्यू आइडियाज़ वो सोचेंगे, उनकी कॉग्निटिव पावर इंक्रीज़ होगी और वो नए नए आइडियाज़ देंगे बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए। और प्रमोशंस फैसिलिटेट होंगी, क्योंकि हमने ढांचा इस हिसाब से क्रिएट किया है कि अगर एक बंदा चलो चला भी जाता है, तो हम नए बंदे को रखने की बजाय हम उसके सबऑर्डिनेट को प्रमोट कर देंगे उसकी सुपीरियर पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एक बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजिंग के। इसके साथ ही हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 जो है, वो फुली कंप्लीट होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ विद द अनदर चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में हम वो स्टार्ट करेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।